everyone, this is Professor Sagar Tolani from JK Classes. अब देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ के लिए एक प्रॉपर एग्जम्पशन रणनीति बनाई है मैंने, एक प्रॉपर एग्जम्पशन स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में मैंने पूरे 17 चैप्टर्स को 3 सेट्स में डिवाइड किया है। इतना ही नहीं, हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लस हर चैप्टर का पास एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कितना वेटेज है, ये भी वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका सबसे पहला पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ JIGL, इसमें हमको चाहिए एग्जेम्पशन। हाँ, अब आप पूछोगे कि सर इंस्टीट्यूट के कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। देखो, अगर आप अमेंडमेंट शीट को ध्यान से देखोगे तो उसमें इंस्टीट्यूट ने सारे केस स्टडीज डाले हैं और वो सारे केस स्टडीज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में डिस्कस किए, हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस किए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज डाली हुई है। अगर मैं कहूँ उस पूरे अमेंडमेंट शीट में कोई चीज़ जो ज़्यादा मुझे लगती है कि आपके रेलेवेंट अटेम्प्ट में, मतलब जून 23 अटेम्प्ट में आ सकता है, तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से उस अमेंडमेंट शीट में पढ़िए, हालांकि हम लोग ने ये बात क्लास में भी डिस्कस की थी, राइट? So I personally feel that amendment sheet can be managed by you all if you know the concepts and if you have attended all the lectures. Something which you required a couple of days before the exam, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, सर कैसे पढ़े ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ को, कैसे समझे, तो वो काम आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि उसकी रणनीति में लाल है, क्योंकि उसकी रणनीति मैं आपके लिए लाया हूँ। सो नेक्स्ट 30-40 मिनट्स हम सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। चलो देखो, ये आपका सेट ए है जिसमें आपके 6 चैप्टर्स हैं। लगभग ये 6 चैप्टर्स 32 से 40 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड अदर आर नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? ये साइकोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। मतलब जो भी चैप्टर्स छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, उसमें कम कॉन्सेप्ट्स या फिर आपने CSEET लेवल में उनको पहले पढ़ा है, तो उनको मैंने फर्स्ट सेट में रखा है। जैसे RTI, टॉट, लिमिटेशंस एक्ट, ये ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप JIGL सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं और अगर आप पहले ही बड़े चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चैप्टर से शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने में 2-2.5 दिन लग जाए, एंड देन आफ्टर 2 or 3 days यू आर अंडर दिस पोजिशन कि 3 दिन हो गए, पढ़ा तो एक ही चैप्टर है। तो दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल गेम। हम लोग पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स खत्म करते जाएंगे। अब कैसे छोटे छोटे चैप्टर्स को खत्म करना है वो ध्यान से समझो। देखो, एज पर दिस रणनीति, एज पर दिस स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है टॉट के साथ, राइट? हाँ, इसमें आप अपना कस्टमाइजेशन ला सकते हो, यू कैन अडॉप्ट योर ओन सेट ऑफ रूल्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद लिमिटेशन एक्ट फर्स्ट, क्योंकि हम लोग ने क्लास में जनरली वहीं से शुरुआत करते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट्स मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अब देखो लॉ ऑफ टॉट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 ध्यान से देखोगे तो देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 2 में भी देयर आर रिलेटिवली 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स, एंड पार्ट 3 में एक ही कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। मतलब ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में अब डिवाइड हो गया। अब ऐसे कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछे हैं पास्ट में, उनके बाजू में मैंने PEQ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, लिख दिया, राइट? जनरली पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आने वाले अटेम्प्ट्स में रिपीट भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डैमनम सिने इंजुरिया, DSI वर्सेस ISD, डैमनम सिने इंजुरिया वर्सेस इंजुरिया सिने डैमनम, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी 2 बार पहले भी पूछा है, राइट? इन द सेम मैनर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी पहले 2 बार पूछा गया है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आकर गए हैं उनके सामने मैंने PEQ लिखा है, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहे हैं कि जून 23 अटेम्प्ट में आएंगे और आने के चांसेस ज़्यादा है उनके, तो उनके बाजू में मैंने EEQ लिखा है, राइट? तो आपके टॉट के चैप्टर में पहले जो कॉन्सेप्ट, पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं। तो पहले जनरल कंडीशंस हो गए, टॉट की 3 कंडीशंस है, रॉन्गफुल एक्ट, फिर लीगल इंजरी, लीगल डैमेजेस एंड लीगल रेमेडीज वाला पार्ट, फिर डैमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डैमनम का डिस्टिंग्विश हम लोग ने किया है, फिर बैटरी असॉल्ट का डिस्टिंग्विश पूछा था एक बार, चांसेस रिपीट हो जाए फिर से, और फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बॉडीली हार्म, नर्वस शॉक, ये आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, राइट? सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट,
मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि वाइकेरियस लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट और उसके एक्सेप्शंस, राइट। तो उस चीज का ख्याल रखना। फिर आता है वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, पोजीशन इन इंडियन, पोजीशन इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, राइट। एंड देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला पार्ट। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल होता क्या है, राइट। तो इसकी शुरुआत आपको करनी है मेंसरिया से। फिर आपको बताना है कि मेंसरिया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्सेप्शन है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जिसमें आपके इंटेंशन, आपका फॉल्ट, ये सारी चीजें हम नहीं देखते, वेदर यू हैड इंटेंट टू कमिट दैट एक्ट और वेदर यू डिड नॉट हैव दैट इंटेंट, ये सब कंसिडर नहीं किया होता। आपसे गलती हुई, हाँ, सामने वाले का नुकसान हुआ, हाँ, तो आप लाइबल, एंड सच अ लायबिलिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल समझाना है। फिर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस आपको लिखना है। फिर रायलैंड वर्सेस फ्लेचर की 2 कंडीशंस है कि भाई देयर हैज टू बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एस्केप ऑफ समथिंग डेंजरस, एंड देन फिर उसकी कुछ एक्सेप्शंस है। इस तरीके से पूरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। देन यू हैव टू जंप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब इस लास्ट पार्ट में कंप्लीटली एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस फाइल हुआ था, जिसमें इंडिया गॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। फिर आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करनी है। इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है लास्ट जो टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी डेंजरस इंडस्ट्रीज को लेकर, वो शायद पूछ सकता है, राइट। सो ये टॉट की बात रही। अब देखो, आइडियली अगर आपका पहली टॉट पढ़ के हुआ है, जो हो भी जाना चाहिए क्योंकि ईटी में था ये, और इसके पहले भी आपने अगर कुछ पहली रिविजन्स में आपने टॉट को पढ़ा है, तो आइडियली आपको ये पूरा पढ़ने में 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए। अब पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ये है कि दैट यू आर इन अ पोजिशन टू राइट एन आंसर इफ एनी कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड, राइट। मैं सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकली बाय हार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि हाँ, नाउ यू आर इन अ पोजिशन कि कुछ भी पूछो सर, आई एम इन अ पोजिशन टू राइट समथिंग, रादर समथिंग विच इज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, राइट। तो इस तरीके से आपको 2 से ढाई घंटे इस चैप्टर को देने हैं। उससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। देन वी जंप टू द लिमिटेशन एक्ट, राइट। जैसे ही आपका टॉट खत्म हो जाए, लिमिटेशन एक्ट पे चले जाइए। अब लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग इंस्टीट्यूट ने सब कुछ पूछ लिया। जितने भी 8-10 कॉन्सेप्ट्स है वो कहीं ना कहीं पिछले अटेम्प्ट्स में आए हैं, राइट। ऐसे तो लगभग सारी चैप्टर की हालत है, बट हाँ, लिमिटेशन एक्ट उनमें से एक चैप्टर है जिसमें मेजॉरिटी जंग पहले ही पूछा गया है। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव और पर्पस से आप शुरू करेंगे, एक्ट का मतलब समझेंगे, जो हम लोग ने लिखाया भी है, मतलब हम लोग ने क्लास में भी किया है। फिर सेक्शन 3 2-3 बार ऑलरेडी आया, सेक्शन 5 1-2 बार ऑलरेडी आया, देन 6, 7, 8 एक बार ऑलरेडी पूछा है, 9 पूछा है, 18 पूछा है, 19 पूछा है, 25 पूछा है। अब आप बताओ, ऐसा नहीं लगता कि लिमिटेशन एक्ट में कुछ भी चीज़ नहीं आएंगी? ऐसा है क्या? ऑब्वियस सी बात है कि लिमिटेशन एक्ट में भले कितनी बार भी पूछा है, बट रिपीट होने के तो चांसेस है ही। तो आप पहले तो फर्स्टली जब भी आप एक्ट पढ़ने बैठो, लिमिटेशन एक्ट, तो पहले आप ये ऑब्जेक्टिव से पढ़ो कि इसे खत्म करते हैं। दिस शुड नॉट टेक मोर देन आवर, 1 घंटे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर सेक्शन 9, 18, 19, 25, फिर आप इस पे जंप करिए। अगेन दिस शुड नॉट टेक 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास। एंड देन लास्ट वाला टॉपिक सेक्शन 12 to 17 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड की बात करता है। सेक्शन 14 मैंने आपको क्लास में ही बताया था, सेक्शन 14 के चांसेस हैं आने के। लिमिटेशन पीरियड कौन से केसेस में 30 ईयर्स है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना। फिर रिट पिटीशन कॉन्सेप्ट पे लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता, बट हाँ, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी से अप्लाई कर सकता है। तो वो लास्ट पॉइंट आपको वो बताना है। That is the third topic, which is technically, as per my analysis, it is an expected exam question, right? Moving ahead, third chapter, right to information. मैं limitation act की बात कर रहा था। This chapter should not take 2.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास का limitation हिसाब से समय लेना चाहिए। So basically, अगर आप मान लेते हैं कि 12 से 13 आवर्स का, ठीक है, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ एग्जाम के 3 दिन पहले, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू 3 days बिफोर और 2.5 days बिफोर द JIGL एग्जाम्स, राइट। तो उसमें तो 13-14 घंटा आपको तो बैठना ही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पहले 4-5 घंटे आपकी जो है सेट ए में चले जाएंगे, सेट ए के 2 चैप्टर्स में। फिर RTA छोटा सा चैप्टर है, राइट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपसे। पहले आप उसके फीचर्स खत्म करिए। फिर पब्लिक अथॉरिटी और RTI का डेफिनेशन ऑलरेडी पूछा गया। पब्लिक अथॉरिटी के क्या ऑब्लिगेशन है वो आप एक बार देखिए। सेक्शन 20 पेनल्टी की बात करता है, पर डे ऑफ डिफॉल्ट 250 रुपीज़, मैक्सिमम अप टू 25,000, राइट।
कौन से सिचुएशंस में पेनल्टी डाली जाती है CIC SIC PIO के ऊपर, PIO के ऊपर कौन से मैटर्स में ये पेनल्टी डाली जाती है, वो मैटर्स देख लेना, वो काम क्या है। सेक्शन 8 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे कौन से मैटर्स है जहाँ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती, बेसिकली दोज इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। फिर अपनी सीनियर ऑफिसर टू PIO CIC SIC, राइट, कौन सी एजेंसीज है जिन पे एक्ट अप्लाई नहीं होता। देखो अभी ये वाला टॉपिक अभी आया नहीं है, इसलिए मैंने EQ लिख के रखा है। फिर ड्यूटीज ऑफ PIO आज तक कभी पूछा नहीं है, याद रखना ड्यूटीज में देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज पार्शियल इन्फॉर्मेशन, तो उस पर एक बार अच्छी सी रीडिंग कर लेना। CIC SIC का डिस्टिंग्विश हम लोग ने क्लास में किया। पावर्स ऑफ CIC एक बार पिछली बार मतलब December 18 जहाँ तक मुझे तब ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था, पावर्स ऑफ CIC। फिर से चैप्टर 3 पार्ट्स में आपको दिख रहा है। जब आप चैप्टर हाथ में उठाओ तो आपको ऑब्जेक्टिव पहले ये 4 टॉपिक खत्म करना, ज़्यादा सोचो ही मत, पहले ये खत्म करो। देखो मैंने सारी चीज़ें हाथ में लाकर दे दी है, बाकी काम आपका है, राइट। सेम गोज विद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर हम आगे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ध्यान से देखेंगे तो टॉपिक में फिर से 12 से 13 कॉन्सेप्ट्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑब्जेक्टिव, पहले लॉ क्यों बनाया उसको ऑब्जेक्टिव। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 4 ही सोर्सेज है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंसेस, जुडिशियल डिसीजंस, राइट। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन आई फील इज समथिंग विच इंस्टीट्यूट में आस्क। फिर उसके बाद जुडिशियल कंट्रोल, एंड जुडिशियल कंट्रोल के बेसिस बहुत ज़्यादा काम के, याद रखना इस बेसिस में देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडीज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट सिर्फ इक्विटेबल रेमेडीज ही पूछे कौन सी है। इसमें आपका आ जाता है सूट फॉर डैमेजेस, डेक्लेरेटरी डिक्री, इंजंक्शन। अब इंजंक्शन 2 तरीके के होते हैं, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी में 2 तरीके के होते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, परपैचुअल इंजंक्शन। सो देखो कितना सब कुछ लिखने के लिए है, तो हो सकता है इक्विटेबल रेमेडी अलग से आ जाए। फिर जुडिशियल, इस पूरे चैप्टर की जान है जुडिशियल रिव्यू। फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसपे डिस्क्रिशन, अब्यूज ऑफ फेयर हियरिंग ऑलरेडी 2 बार पूछा गया। एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस एक बार पूछा गया था। अब ये जो है इफेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आपको ICSI मॉड्यूल में मिल जाएगा, इसको कर लो। जब मैं ये एनालिसिस बना रहा था तो मॉड्यूल लेके बैठा था मैं साथ में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हो सकता है कि मॉड्यूल में से इंस्टीट्यूट उठा के पूछ ले, तो इफेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस छोटा सा टॉपिक है, ईजी सा है। फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिकल 299 रेड विद आर्टिकल 300, ये आपको अच्छे से देखना है। फिर फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पब्लिक कॉर्पोरेशन, 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं हम लोग ये कि भाई पब्लिक कॉर्पोरेशन को कैसे पहचाना जाता है, एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा भी। इसी से कि मॉड्यूल में आपको ये टॉपिक आखिरी में मिलेगा, सबसे लास्ट टॉपिक, राइट। मूविंग अहेड, इन सारे चैप्टर्स में से अगर कोई क्वांटिटी में सबसे बड़ा है तो वो है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, एंड देयरफॉर उसका वेटेज भी उस तरीके से। अगर आप देखोगे तो टॉट रीजनेबली 4 से 8 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो वेटेज मैंने यहाँ पे लिखा है ये विथ ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए लिखा है, 132 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पेपर विथ ऑप्शंस जो है 132 मार्क्स का बनता है। तो टॉट 4 to 8 मार्क्स, लिमिटेशन 4 to 8 मार्क्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन 4 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जनरली 4 मार्क्स, बट कभी कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। CPC मिनिमम वेटेज मेरे हिसाब से इसका 8 मार्क्स तो होता ही है। एसेंशियल ऑफ डिग्री, डिग्री वर्सेस ऑर्डर आज तक कभी पूछा नहीं, आ सकता है। प्रिलिमिनरी डिग्री वर्सेस फाइनल डिग्री आज तक कभी पूछा नहीं, आ सकता है। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, राइट, ये भी इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी नहीं पूछा, आ सकता है। इसमें पूछा क्या कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हुई तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास, ये 2 बार आकर गया। फिर जुरिस्डिक्शन, मैं क्लास में भी कहता हूँ ये काफ़ी बार कि जो जुरिस्डिक्शन वाला टॉपिक है, देयर इज सो मच टू राइट। आपको पहले 4 टाइप्स बताने हैं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। फिर 3 टाइप्स बताने ऑन द बेसिस ऑफ पावर, appellate jurisdiction, original plus appellate. So there is so much to write. So when there is so much to write, ICSI prefer those questions, right? तो jurisdiction का ख्याल रखना. Place of filing of suit, section 16 is been asked couple of times. इस 15 से 20 की लिस्ट में 16 काफी बार पूछा. फिर section 10 and 11 ICSI के फेवरेट टॉपिक्स है, res sub judice and res judicata. फिर appeal and its types, again फिर से there is so much to write when it comes to types of appeal. तो आप इसमें ओरिजिनल अपील, सेकंड अपील, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपीलेबल ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. 8-8 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर ये सब मैं बात करूँ तो. सेक्शन 113 रेफरेंस, 114 रिव्यू, 115 रिविजन,
राइट। इसमें हालांकि 114 और 115 में डिस्टिंग्विश पूछा था पास्ट एग्जाम्स में। ऑर्डर 39 क्या, ऑर्डर 39 अगर आपको पता है ऑर्डर 39 क्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और ये अगर बुक खोल के बता रहे हो साले ये फेंक के मारना मैंने। अबे ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन करेक्ट। व्हाट इज ऑर्डर 37 बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ऑर्डर 37 क्या है। अभी फिर से बुक खोला, एग्जाम के 2-3 दिन पहले की बनी हुई स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और तुम्हें ऑर्डर 37 के लिए बुक खोलना पड़ रहा है। भगवान बचाओ मेरे को। ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर की बात कर रहा है, राइट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड केसेस जब हम फाइल करते हैं तो उसमें ऑर्डर 37 के अंदर हम लोग सिविल सूट फाइल करते हैं, राइट, प्लेंट फाइल करते हैं बेसिकली। तो ये भी एग्जाम में आकर गया। सूट बायर अगेंस्ट माइनर पूछा गया, सूट बायर अगेंस्ट कॉर्पोरेशन आज तक कभी पूछा नहीं है, हाँ आ सकता है, राइट। सेम सेट ऑफ काउंटर क्लेम इक्विटेबल सेट ऑफ में सेट ऑफ काउंटर क्लेम में डिस्टिंग्विश पूछा गया। अब ये जो टॉपिक है डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरीज, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इसके चांसेस हैं, राइट। सिमिलरली डिपॉजिट ऑफ मनी, डिटेंशन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, ये सेल्फ रीडेबल टॉपिक्स है। क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था इसके बारे में, इन पे ख्याल देना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि डिपॉजिट ऑफ मनी, डिटेंशन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन आ सकता है। एफिडेविट के बारे में एक रीडिंग कर लेना। इश्यूज पे मैंने एक टॉपिक आपको लिखवाया, एक टॉपिक मैंने आपको समझाया कि इश्यूज कैसे कोर्ट फ्रेम करता है। जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है तो उसमें से इश्यूज निकलते, एग्जामिनेशन के दौरान पार्टीज से बात करके इश्यूज निकलते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन से इश्यूज बाहर आते हैं, तो कोर्ट कैसे इश्यूज फ्रेम करता है, राइट। व्हाट इज एन इशू? इशू इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू पार्टीज। अगर मैं किसी चीज को लेकर अग्री कर रहा हूँ, दूसरा पार्टी डिसअग्री कर रहा है, सो देयर इज एन इशू विच कोर्ट हैज टू सॉल्व। बट फ्रॉम वेयर वी ड्राफ्ट दीज इश्यूज, तो उसके ऊपर एक टॉपिक हम लोग ने लिखा था, एक बार इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। फिर इस पूरी 6 चैप्टर पहले सेट की लिस्ट में जो लास्ट चैप्टर बचता है दैट इज ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट्स। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने पहले सब छोटे छोटे चैप्टर्स रखे हैं, टॉर्ट, लिमिटेशन, आरटीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड फिर एक बड़ा चैप्टर रखा है फिर ट्रिब्यूनल्स। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को खत्म करने में 3.5 से 4 घंटे आपको लगेंगे। हाँ, समथिंग विच इज गोइंग टू टेक टाइम फ्रॉम सेट ए इज सीपीसी। ठीक है ना, सीपीसी पे पहुंचने के पहले आप ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुके हो, तो साइकोलॉजिकली यू आर एट अ पॉजिटिव साइड कि आई हैव डन माई 4 चैप्टर्स, आई एम मूविंग अहेड टू द 5th one, right? So when you move ahead to the 5th one with a confidence of completing 4 chapters, that is going to hit you really hard. वो आपको अलग से मजा देगा एक, right? And in the same way when you complete CPC, ठीक है, approximately it should take a time of 6 hours to 8 hours, right? And when you complete CPC, you jump to the next chapter of this set. Again, that is the smaller one. So वो 2-2.5 घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा। तो नीड एंड ऑब्जेक्टिव, कोर्ट वर्सेस ट्रिब्यूनल, हो सकता है ये आ जाए, राइट। अपील प्रोविजंस, एनसीएलटी से एनसीएलएटी को अपील करने में कितना टाइम लगता है, एनसीएलएटी से सुप्रीम कोर्ट को अपील करने में कितना टाइम लगता है, सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलएटी और एनसीएलटी कितने टाइम के अंदर पिटिशंस और अपील्स को डिस्पोज करती है, ये 3 क्वेश्चंस बन के आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अपील प्रोविजंस, एनसीएलएटी टू सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी टू एनसीएलएटी, फिर उसके बाद कितने टाइम में दे डिस्पोज ऑफ द पिटिशंस, फिर राइट्स ऑफ पार्टीज, फेवरेट क्वेश्चन है आईसीएसआई का, राइट। हाँ, अब देखो इस चैप्टर में, स्पेशल कोर्स चैप्टर में, विच आई पर्सनली फील दैट इंस्टीट्यूट को ये चीज़ें पहले पूछनी चाहिए थी, बट आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है, आप सब जानते हैं। मुझे लगता है जून 23 में एल चंद्र कुमार वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस है, राइट, इराडी कमेटी, क्यों एनसीएलटी एनसीएलएटी चाहिए इस देश में, और एनसीएलटी एनसीएलएटी बनने से बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो डिस्कशन होती है कोर्ट के अंदर, ये जो आर्ग्यूमेंट्स रखी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कंपनीज एक्ट 2013 में आया था और एनसीएलटी एनसीएलएटी को 1 जून 2016 में अप्रूवल मिला था कि हाँ ठीक है, ये बॉडीज को इफेक्टिव करो करके, इन कॉजी कोर्ट्स को इफेक्टिव करो करके। सो द क्वेश्चन इज व्हाट मेड सुप्रीम कोर्ट टू गिव अप्रूवल कि हाँ एनसीएलटी एनसीएलएटी बनना चाहिए, क्योंकि लॉ आ गया 3 साल पहले, लॉ में बनाई हुई बॉडीज को और 3 साल लगा आने में। तो इसके पीछे की जो आर्ग्यूमेंट हुई थी एल चंद्र कुमार केस में, मुझे लगता है आईसीएस आपको वो पूछेगा, तो उस चीज़ को अच्छे से एक बार पढ़ना, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
एनसीएलटी ये आकर गया ऑलरेडी, ठीक है, 408 सेक्शन 408 सेक्शन 410। इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने अगर इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बार कुछ पूछा है तो दैट इज स्पेशल कोड्स। आई पर्सनली फील ICSI का फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्पेशल कोड्स ऑलरेडी 3 बार आकर गया, राइट। स्पेशल कोड्स इज बेसिकली नथिंग बट अ सिंगल जज। अब सिंगल जज इन केस ऑफ मैटर्स वेयर पनिशमेंट इज 2 years और मोर, तो वो स्पेशल कोर्ट बन जाता है सेशन जज। और अगर 2 साल से कम है, मतलब अदर केसेस है, तो जुडिशियल में थोड़ा फर्स्ट क्लास बन जाता है, JMFC बन जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स, राइट। आपकी यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए आंसर की, फिर आप आगे बढ़ते हो कि डिटेंशन पीरियड कितने टाइम तक रखते हैं। अगर एक इंसान ने 2 अलग अलग लॉज में ऑफेंस किया है तो क्या स्पेशल कोर्ट दोनों लॉज को देख सकता है क्या, CRPC के प्रोविजंस को यूज कर सकता है क्या, एंड इवेंचुअली 3 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर है तो वो मैटर रेगुलर ट्रायल में जाएगा, स्पेशल कोर्ट में नहीं जाएगा। और अगर स्पेशल कोर्ट में कोई सज़ा दी भी जाती है तो वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं होती है। और अगर स्पेशल कोर्ट के जज को, मतलब सेशन जज को या JMFC को अगर ये लगता है कि ये मैटर स्पेशल कोर्ट के थ्रू नहीं और एक रेगुलर ट्रायल के थ्रू चलना चाहिए, तो वो हो सकता है कि उस मैटर को रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर दे, राइट। अब अगर आप मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद उस टॉपिक को रीड करोगे, ऐसे हो जाएगा वो, राइट। सो दिस वॉज एंड ऑफ द वेरी फर्स्ट सेट। आई होप आपको ये प्लान, ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी अभी से आपको इफेक्टिव लग रही है। अगर आप चुपचाप शांति से इसको इसको फॉलो करोगे, एग्जेम्पशन आना है मेरे भाई, एग्जेम्पशन आना है, ये ही मेरा टारगेट है। GIGL एग्जेम्पशन रणनीति, ये बनाने का पर्पस ही यही था, राइट। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सेट बी पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेट ए सेट बी कोई चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन नहीं है। ये किसी भी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल बेसिस पे बनाया गया है। छोटे चैप्टर्स पहले ख़त्म करेंगे, फिर उनमें से जो बड़े चैप्टर्स हैं, क्वांटिटेटिवली जो बड़े हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं, हम लोग जंप करते हैं हमारे सेट बी पे। ये हमारा सेट बी, ठीक है। चलिए सेकेंड सेट, सेट बी। अगेन इसमें देयर आर 6 चैप्टर्स, रिलेटिवली वेटेज ऑफ दोस चैप्टर्स 30 to 35 मार्क्स। सोर्सेस ऑफ लॉ। अब सोर्सेस ऑफ लॉ के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जनरली इसी चैप्टर में से होता है, मतलब 5 मार्क्स नक्की है, 5 मार्क्स कंफर्म है कि इस चैप्टर में से आएगा ही। फिर एक और क्वेश्चन आप देखते हैं जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, मतलब रिलेटिवली इस चैप्टर का वेटेज बाकी चैप्टर्स के केस में 9 मार्क्स तो मिनिमम है ही। सोर्सेस ऑफ लॉ को किस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पहले आप जो कस्टम्स है, फीचर्स है, जो एक बार पूछा गया था कि एक वैलिड कस्टम्स के क्या फीचर्स है, वो एंटिक्विटी, ठीक है, पीसेबली एंजॉयड बाय ऑल, वो सारी चीज़ें। उसके बाद टाइप्स ऑफ कस्टम, राइट, कस्टम्स विद सैंक्शन, विदाउट सैंक्शन, लीगल कस्टम्स, कन्वेंशनल कस्टम्स, लोकल कस्टम्स, जनरल कस्टम्स। फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का पार्ट और उसके टाइप्स, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। आई गेस आप रिलेट कर रहे हो मेरे साथ, राइट। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के आए हुए डिसीजंस को हर लोअर कोर्ट और लोअर अथॉरिटी पे बाइंड किया जाएगा, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके डिसीजन अप्लाई नहीं होते। रेशियो डिसिडेंडी मीन्स रीजंस विद डिसीजंस। ऑबिटर डिक्टम मतलब समथिंग विच इज सेड बाय द वे। स्टे डिसाइड्स मतलब स्टिक टू योर डिसीजन, स्टैंड बाय योर डिसीजन, राइट। फिर लेजिस्लेटिव एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब इसमें 2 तरीके के बाइफर्केशंस है लेजिस्लेटिव एज अ सोर्स ऑफ लॉ में। एक आता है सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा आता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, राइट। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का दूसरा नाम भी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वो दूसरा नाम कौन सा है। ये सब ऐसे याद होने चाहिए। अगर आपने रिवीजन कर ली है, अब आप एग्जाम के पहले की तैयारी कर रहे हो, तो ये जवाब आपके मुंह पे होने चाहिए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का दूसरा नाम क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, राइट। उसके कुछ टाइप्स भी है। फिर पर्सनल लॉ, हिंदूज लॉज, मुस्लिम लॉज कहाँ से आए वो उनके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब आप पिछला एग्जाम पेपर ही उठा के देख लो, दिसंबर 22 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही टॉपिक है, सिवाय सिर्फ उसको इंस्टीट्यूट ने घुमाकर एक सेंटेंस को
फ्रेम करके फुल स्टॉप कमेंट डाल दिया है। लिखना तो यही था, यही प्रिंसिपल के बारे में लिखना था। खैर, सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ, फिर लॉ मर्चेंट्स मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेस कौन से, इंडिया में स्पेशली, वो ध्यान देना। 5 थियरीज, ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, बेंथम्स थ्योरी, रूसो-पॉन्ट थ्योरी, सैलमंड्स थ्योरी, राइट। फिर उसके बाद हेंस कैल्सन थ्योरी, वो भी काम किए। फिर नेचुरल लॉ, ये मेरे को लगता है नेचुरल लॉ जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से एक बार रीड कर लेना। फिर जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, एक बार उसको रीड कर लेना, राइट। आईटी एक्ट, सोर्सेस ऑफ लॉ के बाद आईटी एक्ट। सिर्फ सोर्सेस ऑफ लॉ थोड़ा सा ना इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग अ थियरी, मतलब रीडिंग अ थियरी, तो थोड़ा सा लेंदी है। सो दिस मे टेक टाइम ऑफ 4 to 5 hours। सो ध्यान देना, अगर आपका पहले से पढ़ के हुआ अच्छे से तो शायद कम टाइम भी लगे। आईटी एक्ट शुड बी कंप्लीटेड बिटवीन 2-2.5 hours, छोटा सा चैप्टर है। आईटी एक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लो, आ सकता है। ऐसे कौन सी ट्रांजेक्शन है जिस पे एक्ट अप्लाई नहीं होता, ऑलरेडी 2 बार पूछा है। सेक्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है काफ़ी बार। एपेलेट ट्रिब्यूनल, बाय द वे, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो आपको पता मैं किसको अपील करता हूँ, बोलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अगर डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील किसके पास करते हैं। ये अपील इस तरीके से डिवाइड होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अगेंस्ट एक अथॉरिटी के पास। अब ये जो अथॉरिटी है ये ऑलरेडी किसी और की भी एपेलेट बॉडी है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली बॉडी कौन सी है, बाय द वे ये वाली बॉडी जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट अथॉरिटी जो है, ठीक है, उनकी बॉडी है, TDSAT वाली बॉडी है, ठीक है। ट्राई के ऊपर भी वही आती है अपील के फॉर्म में, राइट। भले मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बोल रहा हूँ, बट देन अगेन इट इज माई ड्यूटी टू गिव यू द करेक्ट आंसर ऑल्सो, राइट। फिर गवर्नेंस पार्ट, लिस्ट ऑफ सेक्शंस 4, 5, 6, 7। अब इसमें 7A और 10A ध्यान से पढ़ना। 14, 15 पूछा गया हुआ है, उसको एक बार देख लेना। सेक्शन 43 कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स, उसको देख लेना एक बार। फिर दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये मॉड्यूल में 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो उन तीनों बॉक्सेस को पढ़ लेना अच्छे से और उनकी पेनल्टीज पढ़ लेना। फिर लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, राइट। वैसे जीरो लाइबिलिटी, क्योंकि अगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया है, प्रॉपर सारी चीज़ों का उसने ध्यान दिया था, तो फिर जनरली सर्विस प्रोवाइडर पे कोई लाइबिलिटी नहीं आती। फिर डेटा प्रोटेक्शन, ऐसी कंपनीज जो डेटा किसी का संभाल के रखती है, उनसे अगर कोई डेटा लीक हो जाए, वो तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो उस केस में क्या लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी ऑफ बेसिकली फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा वाला पार्ट। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगेन स्मॉलर चैप्टर, शुड नॉट टेक मोर देन 2.5 hours, राइट। पर्पस ऑफ लॉ, टाइमिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 months, एक्सटेंशन फिर से 4 months, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्री, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, 5 छोटे टॉपिक्स, हार्डली आधा घंटा लगता है ये 5 छोटे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ने में। नेक्स्ट सेक्शन 32, सेक्शन 32 क्या है, कौन लोगों का रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होना जरूरी है, राइट। हु इज सपोज टू बी प्रेजेंट बिफोर रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, 2 बार ऑलरेडी ये पूछा गया। कौन से रीजंस के बेसिस पे रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर करने से। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगेन दिस विल टेक अ 1 year, अगेन दिस विल टेक अ 1 hour का टाइम, 1 घंटा आपसे ले लेगा ये खत्म करने में। हाँ, इस चैप्टर की अगर जान है जिस पे इंस्टीट्यूट भी सबसे ज़्यादा फोकस करता है, वो है कौन से डॉक्यूमेंट जिन पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कौन से डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, एंड कौन से डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। सेक्शन 18, 17 ये दोनों चीज़ें आती है यहाँ पे। खैर, बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। IPC की बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड, ध्यान देंगे तो आईटी एक्ट और रजिस्ट्रेशन छोटे चैप्टर थे, सोर्सेस थोड़ा बड़ा था उन दोनों के कंपेयर में। फिर IPC आ जाता है, फिर थोड़ा सब्सटैंशियली बड़ा हो जाता है वो, राइट। वेटेज की कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पहले देखूँ आपका सोर्सेस ऑफ लॉ हो गया 5 से 6 घंटे में, फिर 5 घंटे में आपने ये 2 भी कर लिए, तो नाउ यू आर अंडर दिस कॉन्फिडेंस कि भाई 3 चैप्टर हो चुके हैं सेट बी से, एंड द मोमेंट यू कंप्लीट IPC विच इज सब्सटैंशियली बिगर वन, तो 4 हो जाएंगे आपके, राइट। आप कोई भी चैप्टर ये ऑब्जेक्टिव से उठाओगे कि इसमें से ज़्यादा पूछा गया है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो,
हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो पूछा गया है, राइट? सो इफ यू रन बिहाइंड द बिगर वन, दैट विल कंज्यूम योर टाइम. But if you run behind the smaller ones and you complete smaller ones as early as possible, that will give you the confidence to complete the bigger one, right? छोटी छोटी स्टेप्स पे आगे बढ़ना है अपने को, ऑटोमेटिकली अपन बड़े चैप्टर पे जंप कर लेंगे. आईपीसी पे आते हैं, आईटीजे, ईटीजे, इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. मेंसरिया एज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम. मेंसरिया समझाओ, उसके फॉर्म समझाओ, उसके एक्सेप्शन समझाओ. स्टेजेस ऑफ क्राइम. अब इसमें क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, हाँ या ना में जवाब देना कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन क्या है कि क्या क्रिमिनल इंटेंशन और प्रेपरेशन दोनों क्राइम है क्या? मतलब इंटेंशन along with the preparation to commit that crime, if that preparation is done, so whether it is a crime, intention along with the preparation, is it a crime? ये क्वेश्चन आके गया था बाय द वे पास एग्जाम्स में. चलिए, अब इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आगे बढ़िए. टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट. 4 कैटेगरीज में अटेम्प्ट को डिवाइड किया हुआ है. आज तक कभी पूछा नहीं है, चांसेस ज़्यादा हैं. टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. इसमें इंस्टीट्यूट ने पूछा कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है. तो जब आप टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स पढ़ते हो तो उसमें जो पहला पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट, उसके अंदर जब आप जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 6 से 8 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, और ये एग्जाम में पूछा भी है. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसको हम लोग कहते हैं कि द पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? तो ये वाला सिंपल सा डॉक्ट्राइन है. फिर यहाँ से शुरू होता है ऑफेंसेस की सारी के सारे ऑफेंसेस. यहाँ से शुरू होते हैं सारे के सारे ऑफेंसेस. 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसका पनिशमेंट. 303 304 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. 304 डिसीज्ड पर्सन के केस में, याद रखना, ये डिफरेंसेस याद रखो. 305 to 309 CBOT क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता. 305 की पनिशमेंट 306 में दे रखी है. 07 08 09 ये तीनों आपस में अलग अलग हैं. इन तीनों में से 09 की पनिशमेंट ज़्यादा है, whereas 7 और 8 की पनिशमेंट सेम है, दैट इज 7 years एंड फाइन. whereas 09 की पनिशमेंट ज़्यादा है, और 09 पब्लिक अथॉरिटीज़ को लेकर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेकर 3 केसेस मॉड्यूल में दिए हुए हैं. बग्गा सिंह और वो सब, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, उन केसेस को ध्यान से पढ़ना. सेक्शन 421 से 424 आज तक कभी नहीं पूछा, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना, चांसेस ज़्यादा है. 421 से 24 के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से देख लेना. 415 to 420 चीटिंग प्रोविजंस, इसमें 420 काम का और 418 काम का ध्यान से देख लेना. 463 फॉर्जरी, इसमें गुरविंदर सिंह केस है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया पास में, ख्याल रखना उस चीज़ का. जनरल कंडीशंस, जनरल डिफेंसेस भी कहते हैं हम इसको. कोई भी 8 से 10 जनरल डिफेंसेस आपको आने चाहिए. 8 से 10, वैसे 2 बार पूछा गया इंस्टीट्यूट ने ये बात, बट ये आपको आना चाहिए, राइट? फिर बढ़ते हम लोग. दिस चैप्टर विल टेक टाइम 7-8 आवर्स, तो मेरे हिसाब से 6-7 आवर्स, मेरे हिसाब से 6-7 आवर्स तो ये चैप्टर लेगा आपसे, राइट? अगेन डिपेंड करता है कि आपका पहला कितनी बार इसको पढ़ के हुआ है. CRPC, CPC हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया. दूसरा प्रोसीजरल लॉ है CRPC. कंप्लेंट का नोट, जैसे ही आपने ये पढ़ लिया तो FIR और कंप्लेंट के बीच का डिस्टिंग्विश भी देख लेना. बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल के बीच का डिस्टिंग्विश, ये सारे डिस्टिंग्विश मैंने आपको लिखवाए हैं, राइट? देखो FIR वर्सेस कंप्लेंट. प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या फ़र्क है हम लोग ने डिस्कस किया था ये, राइट? IIT, व्हाट इज IIT? फिर से बोलूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. शर्म नहीं आती? खुद ही नहीं लिख सकते? क्या होता है IIT? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल. बढ़िया. चलो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद एडिशनल सेशन कोर्ट, मतलब असिस्टेंट सेशन कोर्ट, फिर CJM, JMFC, JMSC, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राइट? डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 1/4, ठीक है, वो वाला पॉइंट था हम लोग का. फिर सेक्शन 41 से 46, सेक्शन 41 से 46 के साथ साथ आपको एक और सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 144 करके. इस लिस्ट में मेरे हाथ से मिस हो गया, वो मिस भले हो गया, यहाँ याद है मुझे वो. फिर सेक्शन 260, व्हाट इज सेक्शन 260? कुछ नहीं आता ये लोग को. क्या है भाई सेक्शन 260? क्या है? समरी ट्रायल. नाइस, करेक्ट.
सेक्शन 61 से 66 समन प्रोविजंस की बात करता है, वारंट ऑफ अरेस्ट अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कोर्ट के पास अगर वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो 2 रेमेडीज अवेलेबल है। पहले प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, 30 डेज में उसको बुलाएंगे, नहीं आया तो प्रॉपर्टीज को अटैच करेंगे, जरूरत पड़ी तो बेच भी देंगे, राइट। फिर सेक्शन 106 107, राइट। व्हाट इज 106 107? क्या था वो? सिक्योरिटी टू मेंटेन पीस एंड गुड बिहेवियर। तो 106 में यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, 107 में यू हैव नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आप शायद ऐसा कुछ करें जिससे पीस अफेक्ट हो सकता है, ट्रंक्वालिटी बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। दोनों में आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है, इधर 3 years इधर 1 year, करेक्ट। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड कंप्लेंट फाइल करने का, एज सच तो कोई लिमिटेशन पीरियड होता नहीं है कंप्लेंट फाइल करने का, बट अगर मैं तुमको एक बात बताऊं तो चैप्टर 36 इंट्रोड्यूस हुआ था, और चैप्टर 36 क्या कहता है? चैप्टर 36 कहता है कि कुछ कुछ केसेस में लिमिटेशन पीरियड है कंप्लेंट फाइल करने का भी। तो क्या वो केसेस है वो देख लेना। इसमें 470 सेक्शन 470 ध्यान से पढ़ना कि ऐसे कौन से केसेस जिसमें लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। फिर डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, राइट, एक 3 पैराग्राफ्स का टॉपिक है कि कब पुलिस आपको डिस्पर्स करने का ऑर्डर देगी। फिर पब्लिक न्यूसेंस, कौन से पब्लिक न्यूसेंस है जिनको रिमूव करना जरूरी है। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, कब कब पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है, ये मेरे नोट्स में मैंने आपको बताया था, राइट। फाइनली सेट बी का जो है वो लास्ट टॉपिक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट। चैप्टर का क्यों चाहिए इंडियन स्टैम्प एक्ट या व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, एक बार रीड कर लेना। फिर 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये सीक्वेंस में पढ़ लेना आप। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 3 तरीके हैं, एडिसिव स्टैम्प्स, इम्प्रेस स्टैम्प्स, ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग ज़्यादा काम का, राइट, क्योंकि पूछा गया ऑलरेडी। वैल्यूएशन सेक्शंस, सेक्शन 20 से 26, इसमें फिर आपका 24 बहुत ज़्यादा काम का है, राइट। डेट के सामने आप प्रॉपर्टी बेच देते हो, 24 में 3 पॉइंट्स आती है। सेक्शन 27, ठीक है, वो सेट फोर्थ करते हैं हम लोग, मतलब ड्यूटी जो है वही बताना चाहिए, ऐसा लिखा गया। फिर 28 अपोर्शनमेंट की बात करता है। 29 पूछता है कि भाई किसे स्टैम्प ड्यूटी भरनी है। फिर देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस। अब यहाँ पे मैं आता हूँ डेफिनेशंस पे, याद रखना जो डेफिनेशंस पास में पूछे गए हैं, जैसे बिल ऑफ लीडिंग, लीज, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आपका ऐसे एक काबुलियत करके पूछा गया था। तो ये जो डेफिनेशंस पूछे गए इनका ख्याल रखना। टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, कॉन्सिक्वेंसेस इफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। अब अगर इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प नहीं है तो ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, हालांकि कुछ कुछ केसेस में होता है। तो कौन से वो केसेस है जिसमें भले ही स्टैम्प्ड नहीं है या अनस्टैम्प्ड है तो भी कोर्ट उसे एडमिसिबल मानेगा, तो वो मैंने बताया था आपको, राइट। फिर एक टॉपिक है कि अगर आप स्टैम्प पेपर वापस करते हो तो आपको एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट वो रिफंड कर देते हैं, वो एक बार देख लेना। डिनोटिंग ड्यूटी एक बार पढ़ लेना, राइट। इस तरीके से ये पार्ट्स में आपको टॉपिक डिवाइड कर रखा है। मूविंग अहेड, सेट 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आखिरी सेट पे मूव करते हैं। इसमें 5 ही चैप्टर्स है क्योंकि 12 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी ऊपर सेट ए और सेट बी में खत्म कर चुके हैं। इसमें सेट सी में लगभग इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 30-35 मार्क्स के जितना है। इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहला चैप्टर है इसमें, फॉलोड बाय आईओएस, जीसीए, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा चैप्टर है उसको लास्ट में क्यों रखा है? गधो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीएसईटी में पढ़ा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीएसईटी प्लस एक्स्ट्रा, तो पहले पढ़ा है ना, उसके बारे में पता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपने ऑलरेडी 16 चैप्टर कर लिए हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पढ़ना भी है तो सीएसईटी वाला पार्ट फिलहाल साइड में रख के आप समथिंग एक्स्ट्रा जो है पहले वो पढ़ लेना। अब उसमें क्या एक्स्ट्रा है वो हम लोग देख लेंगे। चलो, इंडियन एविडेंस एक्ट पहले तो एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेना, राइट। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, कोर्ट मार्शल्स पे अप्लाई नहीं होता। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मतलब लीगल रेलेवेंसी, लॉजिकल रेलेवेंसी। फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं वो एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओरल एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट एविडेंस, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है
कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डिस्कस, यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश लिखना। रूल ऑफ ईस्टॉपल सेक्शन 115, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब वैसे ओपिनियन ऑफ विटनेस नॉट रेलेवेंट बट ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी रेलेवेंट। सेक्शन 6 रेस जेस्टे, सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सेक्शन 9 ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट के सामने इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है रेलेवेंट फैक्ट्स के। एडमिशन वर्सेस कन्फेशन पे ऑलरेडी 2 बार पूछा गया, कब कन्फेशन इररिलेवेंट होता है ये भी ऑलरेडी पूछा गया, राइट। इस तरीके से एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब भी आप लॉ पढ़ने बैठो, मतलब कोई भी एक्ट पढ़ने बैठो, इन सेट्स में जो बनाए हुए हैं, पहले एक पहला पार्ट जो है जैसे इधर ये वाला, बस इससे ज़्यादा और दिमाग मत लगाओ, इसे कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करो। देन सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलरली iOS की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ एक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड, इसको ऊपर से रीड कर लेना, डोंट इन्वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, राइट। रूल ऑफ प्रिजम्पशन इज इंपॉर्टेंट, कोई भी 6 to 8 पॉइंट्स आपको आनी चाहिए इधर। लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल आई पर्सनली फील कि ये बाजी मारेगा। मिस्चीफ रूल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, हिडन रूल भी कहते हैं इसको। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आ सकता है। एजिस्डियम जेनरिस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, राइट, चांसेस कम है। अदर रूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे लैटिन भाषा वाले, वो है ना नॉस्टेरियस सासिस, फिर उसके बाद आपका दूसरा था एक, क्या नाम था, एक्सक्लूजो ऑल्टरिस, राइट। मतलब एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। फिर कॉन्टेम्पोरेना एक्सप्रेस्तो एत ऑप्टिजमाइन फॉर्टिजमाइन लई, ऐसे ही कुछ है, हाँ, गाली वाली नहीं दे रहा मैं। फिर उसके बाद ये लैटिन लैंग्वेज वाले प्रोविजन है, इसमें वो कॉन्टेम्पोरेना पूछा है, फिर ऑल्टरिस वाला पूछा है, राइट, एक्सक्लूजो ऑल्टरिस वाला पूछा है। स्ट्रिक्ट रूल अच्छे से पढ़ना, स्ट्रिक्ट रूल अच्छे से पढ़ना, ये काम की चीज़ है। इन सब में लास्ट वाला है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट, पर्पस ऑफ लॉ काम का है, सेक्शन 6 काम का है, 7 काम का है, 10 काम का है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, 14 से 19 सीरीज काम की है पूरी की पूरी। फिर उसके बाद 21 काम का है, 25 से 27 से रीड कर लेना है, सच इतने कुछ काम के नहीं है वो। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट काम का है। एडीआर, व्हाट इज एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, वो मैकेनिज्म पढ़ लेना क्या है। ए वर्सेस सी, आर्बिट्रेशन वर्सेस कंसिलिएशन ऑलरेडी पूछा है। ऐसे कौन से केसेस है जो आर्बिट्रेशन नहीं एंटरटेन कर सकता, वो देख लेना एक बार। अब यहाँ पर सिर्फ कंसिलिएशन सेक्शंस की लिस्ट बना रखी है, राइट, और यहाँ पे सिर्फ आर्बिट्रेशन सेक्शंस की लिस्ट बना रखी है। 7 ऑलरेडी पूछा गया, 11 काम क्या दोस्तों, देन उसके बाद 29A 29B काम का, 31 काम का, 34 काम का, 39 काम का। ACI, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में एक बार रीड कर लेना, राइट। लास्ट आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखो, अगर आपको ये पढ़ना है कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू CSET तो यहाँ से पढ़ना चालू करो। टाइप्स ऑफ रिट, ये वाला हिस्सा, टाइप्स ऑफ रिट, लेजिस्लेटिव पावर, व्हाट इज लेजिस्लेटिव पावर, शेड्यूल 7, पार्लियामेंट्री पावर। फिर उसके बाद स्टेट्स के पास लिस्ट 2 के मैटर्स में लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों लॉ बना सकते हैं। फिर उसके बाद कब सेंटर स्टेट के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है, ऐसे 5 केसेस याद रखना। सारे के सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़ लेना, प्लीनरी पावर, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें 4 केसेस हैं। पहला आता है शंकरी प्रसाद केस, IC गोलकनाथ केस, उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट ऑफ केरला वाला केस, देन उसके बाद आ जाता है मिनर्वा मिल्स केस, राइट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस है जिसके बेसिस पे पूरा अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आगे बढ़ता है। फंडामेंटल ड्यूटीज लास्ट टाइम पूछा था 8 मार्क के लिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी, इसके टाइप्स ध्यान से पढ़ना, राइट। अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनो, देखो, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि आपसे एक आध चैप्टर छूट जाए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अब कभी कभी आप सब पढ़ने के चक्कर में जाते हो तो आप
क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हो, अगर आपके 14 से 15 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के हुए हैं तो भी यू आर इन अ पोजिशन टू स्कोर एग्जामिशन। कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़े हैं ये ध्यान मत दो, जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़े हैं कितना अच्छे से पढ़े हैं इस पे ध्यान दो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके काम की हो, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके काम आए, राइट? आपका काम ईजी करे, बिकॉज दैट इज माई जॉब, राइट? एग्जाम के 3 दिन पहले आई पर्सनली फील 2.5 days to 3 days आर सफिशिएंट टाइम टू बी गिवन टू JIGL टू द फर्स्ट पेपर। एंड एट दैट टाइम जैसे जनरली मेरे को क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम के पहले कैसे पढ़े, इस स्ट्रैटेजी को बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आई होप रिजल्ट आएगी तो आप ये बताएंगे मुझे कि सर ये स्ट्रैटेजी काम आई थी, इसी के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़े थे। ये PDF आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, राइट? ये हमारा जो जिकीशा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल में भी आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, राइट? कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू डिस्कस। दिस इज प्रोफेसर सागर तुलानी साइनिंग आउट। थैंक यू।